बुंदेलखंड की बेटी माथे अपने सर को टेककर इस धरती को प्रणाम करती है, क्योंकि ये खनिया थाना है और यहाँ मेरा हर माँ बाप खेती किसानी से, गरीबी से, मजदूरी से, मातृत्व के सम्मान से और मेरे युवा ओजस्वी अपनी दमदार ताकत से लड़कर इस खनिया दाना में अपने जीवन को जीते हैं। तो यहाँ हारने वाला तो कोई है ही नहीं। आज इस सम्मानीय मंच पर हमारे गुना शिवपुरी के प्रत्याशी बहुत ही सरल सहज, और मैंने उनकी बातों को भी सुना है। उन्होंने अपने एक एक वृत्तांत को आप सबके सामने रखा है और मुझे लगता है कि आप सब भली भांति समझे होंगे। ऐसे भाई यादवेंद्र सिंह जी, और चूंकि मेरा परिचय जब आप सबसे हुआ तो पिछोर विधानसभा का चुनाव था और इसमें भाई बहुत ही सज्जन कहें, सीधे कहें, सरल कहें कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना हम सबने सीखा है, लेकिन इन्होंने नहीं सीखा था। ऐसे मेरे भाई अरविंद लोधी जी, और हम सबकी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, इस बार हम उस कमी को पूरा करेंगे। वैसे भाई अरविंद लोधी जी, और मैं चाहती हूँ कि समय थोड़ा कम है और भाई के द्वारा सारे नाम लिए गए हैं, तो मैं पूरे मंच को सभी को नमस्ते और प्रणाम करते हुए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि अगर कोई भी नाम छूटेगा तो चूंकि यहाँ सब बड़े बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि जब भी कोई नेता बनता है या सेवक बनता है तो मेरे सन्मुख बैठी मेरी ये जो जनता है, मेरा परिवार है, ये परिवार जब आशीर्वाद देता है या मेरे भाई जब इस बहन का या इस भाई का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें ताकत देते हैं, तब हम जाकर के नेता कहलाते हैं। और जहां तक दूर दूर तक जो मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं, ठेला लगाए हुए हैं, ऑटो में बैठे हैं, मेरे सभी परिवार को ये बेटी प्रणाम करती है। और आज मैं आप सबसे निवेदन ही नहीं, अगर मेरी बात सच ना लगे तो बिल्कुल मेरा साथ मत दीजिएगा। अगर मैं सच्चाई कहूं इस देश की तो जरूर सराहना करिएगा तालियों के साथ। और अगर मैं सच हूं तो जो पिछली बार पिछोर विधानसभा में हुआ है उस बात को दोबारा मत दोहराइएगा, क्योंकि मैं जिस बुंदेलखंड से परिवार भी बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। और आपने आज मुझे यहाँ बार बार क्यों आना पड़ा है, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आज जो सत्ता धारी पार्टी से जो प्रत्याशी है उनके जरा चरित्र पर हम प्रभाव डालें। और ये जानना, मुझे लगता है सब जानते हैं, और एक आवाज भी आई थी, हाँ मुझे लगता है वो आवाज एक नहीं होनी चाहिए, वो आवाज सबकी हाँ होनी चाहिए, क्योंकि जब बुंदेलखंड की झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वो आप सबकी बेटी थी, वो सबकी बेटी थी जो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए शहीद होती है और इस बुंदेलखंड की धरती को खून से सींचती है। तब यही वो सिंधिया परिवार था जिन्होंने उस बेटी के साथ गद्दारी की थी, जिसे पीठ पर अपना बच्चा बांध के अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। तो आप सब कहेंगे कि हाँ ये सच था या गलत था, मुझे बताइए, हाथ उठा करके बताइए, ये सच था या गलत था। उसके बाद भी ये भोली भाली इस देश की जनता ने लगातार इस गुना लोकसभा ने बार बार उनकी जी हुजूरी करके जी महाराज कह के उनको ताज पहनाया। ये देखिए कितनी मासूमियत है हमारी कि उसके बाद भी, और अभी भाई ने ही कहा कि उनका एक बड़ा सा महल है, हमारी बेटी ने, हमने तो खून से इस जनता को बचाने के लिए, उस
की आवाज उनके दिल तक पहुंच जाए कि हमारी पुकार सुन ले। हमें जो बेरोजगार कर दिया है, उस बेरोजगारी में कम से कम जरा तरस दिखा दे। आज जिस प्रकार से महंगाई की मार से किसान, गरीब, अन्नदाता, आप सबको वो इतिहास भी याद होगा कि 1947 की आजादी के बाद कांग्रेस को, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की इतने लंबे समय तक सरकार रही, 70 साल, 50 से 55 साल तक, और मैं कहती हूँ 70 साल में, लेकिन 70 साल में पेट्रोल डीजल का दाम 70 रुपए तक पहुंचा। कितना समय लगा? आजादी के बाद से गिनिएगा। और आज 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने पर और गरीब की टंकी भरने पर मजबूर कर दिया है ये भारतीय जनता पार्टी है। और वहीं दूध का पैकेट ही देख ले, कहाँ 20 और 30 रुपए में मिला करता था, आज 40, 50, 60 रुपए लीटर मिला करता है। वहीं जो मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तुम लोग खरीदते हो, स्कूटी 50 और 55 हजार में 40,000 रुपए में मिल जाया करती थी, आज कितने में मिलती है मेरे भाई? 1 लाख, 1.5 लाख। अब बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को अन्न दे रही है? ये कहते हैं कि जिस देश की ये दुर्भाग्य है कि इन्हें 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, और इस 5 किलो अनाज में भी वो गरीब, मेरे माँ बाप कोरोना के समय में लाइन में लगते हैं, 5 किलो अनाज के लिए अपनी सांसों की भीख मांगते हैं। अरे कहाँ मर गए थे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? और दुर्भाग्य तो यह है कि सर्वोच्च पद पर बैठकर प्रधानमंत्री आज 10 साल से 2014 में इस देश की जनता ने, ना उसमें कांग्रेस था, ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना इंडिया गठबंधन के मेरे अन्य दल के नेता थे, सबने मोदी पर विश्वास किया और प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाया। और आज वही प्रधानमंत्री जब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आज युवा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, अपना हक मांग रहा है, किसान आंदोलन करके दिल्ली में धरना धरता है तो उसके आगे कीलें गाड़ दी जाती हैं, कीलें गाड़ दी जाती हैं और आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं और 700 से 800 किसान उस धरने में मर जाते हैं। लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीजता कि एक बार में किसानों से चर्चा करके इनका कर्जा माफ कर दूं या न्यूनतम समर्थन मूल्य ला दूं। अरे किसान क्यों मांगते हैं दादा न्यूनतम समर्थन मूल्य? मैं भी किसान की बेटी हूँ, वो इसलिए मांगता है। अगर एक छोटा व्यापारी भी है, अपनी व्यापार की दुकान सजाते हैं तो हर सामान पे GST लगती है, नमक, शक्कर, दाल, तेल से लेकर, और आज तेल और दाल के भी दाम देख लो, जो मीठा तेल, सरसों का तेल 150-200 रुपए लीटर मिल रहा है, दाल 150-200 रुपए किलो मिल रही है, तो आपने कितनी महंगाई पहुंचा दी। और वही किसान, जब किसान खेत में फसल लगाता है, सुनिएगा, तो उसको बीज चाहिए, खाद चाहिए, खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए, फावड़ा चाहिए। जब फसल, अभी गेहूं की फसल आई है, उसके लिए थ्रेसिंग चाहिए। कभी किसी ने ये विचार किया, या मोदी सरकार जो कहती है कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा, उस बात की गारंटी देता हूं, आज उनके मैनिफेस्टो में किसान की गारंटी कहीं नजर नहीं आती। अरे वो किसान क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मांगे? क्योंकि अगर उस फसल को, बीज को लगाने के बाद अगर कहीं बारिश और ओला पड़ गया तो क्या कर्म देख के वो भगवान के भरोसे बैठ जाता है। अगर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगता है कि मेरी गेहूं जितने क्विंटल है उसका जो है 2700 रुपए या 3000 रुपए आप फिक्स कर दीजिए, वो अपने हक की रोटी ही तो मांगता है। अगर इस देश में ये अन्नदाता नहीं होगा तो ना कोई नेता होगा, ना कोई कार्यकर्ता या ये देश होगा। लेकिन अगर हम किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं करेंगे, और इस भारत देश में 18 से 25 वर्ष की उम्र के 35% युवा रहते हैं, अगर उनको रोजगार नहीं
नहीं मिलेगा और इनने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उस हिसाब से तो मुझे लगता है करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। हर किसान माँ बाप के बच्चे को, एक बच्चे को तो कम से कम रोजगार मिल ही जाना चाहिए था। लेकिन आज वो रोजगार खाली पन्नों में देखते हैं। और जब वो बेटा अपने हक की लड़ाई लड़ता है या किसान गरीब माँ बाप कर्जा लेकर के बेटा बेटी को पढ़ाता है, उसके बाद वो डिग्री लेकर के अपने पेपर देके अपना हक लेने जाता है तो उसे डंडों से पीट के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अरे तुम तेल बेच रहे हो, भेल बेच रहे हो, और जो कार्यकर्ता या आम जनमानस अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसे जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सही है क्या? ये सही है क्या? आज यहाँ लाडली बहनों की भी बातें की, आपको वो दृश्य याद होगा और मुझे लगता है आज सब सोशल मीडिया चलाते हैं। मणिपुर राज्य आपने देखा कैसे मेरी बहनें नग्न होकर के उनको दौड़ाया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है और वो अपने इज्जत की भीख मांगती है इस भारतीय जनता पार्टी से। और हद तो तब होती है जब एक फौजी की बीबी का भी चीर हरण होता है और वो इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ के लिए न्याय मांगती है। तब ये प्रधानमंत्री मौन होकर के बैठते हैं और विदेश घूमते हैं। तो मेरे माँ बाप, इस देश में हम एक राज्य को जलता हुआ देख सकते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं कि आम जनता का भी घर भारतीय जनता पार्टी जलता हुआ देखे, क्योंकि आज वो चल भी रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो आज हमारा घर चल ही रहा है। लेकिन इनका हृदय नहीं पसीजता। और मैं देखिए इसी में 2 लाइनें कहती हूँ कि देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में। भाजपा सरकार, कान खोल के सुनिएगा जो यहाँ भाजपा के अंधभक्त हो, भाजपा सरकार व्यस्त है खून गरीब का पीने में, खून गरीब का पीने में। राम मंदिर तो बाबरी का, राम मंदिर तो बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल देश मध्य प्रदेश चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आई हूँ, मैं चीख सुनाने आई हूँ। आज देश का गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा अपने हक का न्याय मांगता है। अगर वो कहता है, अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो इन्हें क्यों, इनको मिर्ची लगती है, क्यों इनको तड़प होती है? अरे क्या गलत कहते हैं? 2011 में आपने वादा किया था जाति जनगणना का, लेकिन आप नहीं कराते हैं। अगर मजदूर को सम्मान देकर 400 रुपए की हम गारंटी देते हैं, चाहे आप प्राइवेट में जाए, चाहे सरकारी संस्थानों में काम करने जाए, लेकिन हर मजदूर को, हर दलित, आदिवासी, पिछड़े, सवर्ण समाज में कोई भी मजदूर है, 400 रुपए उस पर फिक्स करे जाएंगे, ये गारंटी कांग्रेस देती है। और जितने भी किसानों के उपकरण यंत्रों पे जीएसटी बीजेपी भर भर के लेती है और ये कहते हैं ये किसान हितैषी है। आज कांग्रेस पार्टी ये गारंटी देती है कि किसान के किसी भी उपकरण पे जीएसटी नहीं लगेगी, वो जीएसटी मुक्त होगा। और अगर कहीं फसल खराब होती है, 30 दिन के अंदर ऐसा कानून और व्यवस्था बना करके हर किसान के खाते में फसल का मुआवजा 30 दिन के अंदर डाला जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। ये कांग्रेस की गारंटी है। और वही प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठ करके, और मुझे मेरे आदरणीय कुछ दिख रहे हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी होंगे, जरा इस बात का मन करिएगा और चिंतन करिएगा कि 10 साल से जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हैं, उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन्हें इस देश की आर्थिक नीति पर बात करनी चाहिए, व्यापार नीति पर बात करनी चाहिए। जिस देश की मुद्रा रुपया गिर रहा है उस पर चिंतन, उस पर बात करनी चाहिए।
छीन लिए जाएंगे। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो मोदी जी कौन से नंबर की संतान है अपने माँ बाप की, जरा बता दें। और सुभाष चंद्र नेताजी जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन को लड़ा, अगर संख्या गिनी जाती है अगर बच्चों की, तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी भी नहीं होते जिनने हमें सिखाया है कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद ही रहूंगा और आप सब आजाद हैं। अपने हक की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़िए, हमें कोई डरा या धमका नहीं सकता। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, वो अपने माता पिता की 14वीं संतान है, अगर वो नहीं होते तो ये संविधान और हम सबके अधिकारों को कैसे लिखा जाता। लेकिन और यही भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और आज आदरणीय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला करके हर उस गरीब किसान, महिला, युवा के दिल को टटोलने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद हमने लिखा अपना मैनिफेस्टो, जिसमें हम किसान न्याय की बात करते हैं, युवा न्याय की बात करते हैं, महिला न्याय की बात करते हैं, श्रमिक न्याय की बात करते हैं और हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं। तो हम क्या गलत करते हैं? हम गलत करते हैं जहां ये लाडली बहनों को 1000 का झुंझुना दे करके और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हम 3000 देंगे। क्या 1000 रुपए देकर के किसी का सम्मान बढ़ता है? आज अगर सही मायने में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम और उनको ताकत देने का काम अगर किसी ने किया है, तो आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस की गारंटी कि हर बहन को 8500 रुपए हर महीने दिया जाएगा और 1 लाख रुपए सालाना एक परिवार की एक गरीब बहन के खाते में डाला जाएगा। और वही मेरे युवा भाई, आप किसान माँ बाप कर्जा लेकर के बेटा बेटियों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने वो जीवन जिया है, इसलिए मैं बहुत बखूबी उस दृश्य को आप सब तक, अपनी भावना को आप सब तक पहुंचा पाती हूँ। तो जब माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन आज ये कांग्रेस गारंटी देती है कि जो भी युवा ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप या ग्रेजुएशन के दौरान आप इंटर्नशिप लेते हैं या अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपकी स्किल का निखार होगा, आप ज्ञान को जान पाएंगे और उसी दौरान आपको 8500 रुपए हर महीना मिलेगा, यानी कि सालाना 1 लाख रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। और चूंकि ये संविधान, मैं बस देखिए सीधे शब्दों में मुझे लगता है मैं अपनी पूरी बात को रख चुकी हूँ और आज आपके बीच में प्रत्याशी है और यही कहूंगी कि जिनका चरित्र एक बार गद्दारी का हुआ और आप दोबारा उस पर ध्यान दीजिए कि आप सबने इस गुना लोकसभा और मुझे लगता है लगी हुई ग्वालियर, मुझे लगता है उनका राजसी ठाट तो वहीं पर है, तो वहां से कभी चुनाव लड़ने का साहस क्यों नहीं किया इन्होंने? आपको पता है दादा क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां हर परिवार को ये याद है कि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। और दोबारा आप देखिए वही दृश्य फिर दोहराते हैं और ये सोचते क्या सोचते हैं हम सब मूर्ख हैं, क्योंकि जब कांग्रेस में ये थे तब आप सबने इनको जिताया और इन्हें जो मुद्दे आपके सामने रखे, चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, अति शिक्षक को न्याय दिलाने का हो, गरीबों को न्याय दिलाने का हो, तब आपने उनको सत्ता में बिठाया और कांग्रेस की सत्ता को बनाया था। और फिर वही इतिहास फिर ये दोहराते हैं कि मैं तो कभी इंसाफ न जनता के साथ किया है तो न सरकार के साथ मैं कैसे करूंगा। और फिर ये अपना पल्ला बदलते हैं, फिर ये गद्दारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि इनका अभिमान को ठेस पहुंच रही थी, इनका जो है, इसलिए ये भारतीय
पार्टी में चले जाते हैं और राज्यसभा सांसद भी हो गए, इतने सारे विधायकों को भी ले गए, तो अब आपको गुना शिवपुरी लड़ने में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? जहाँ एक भाई को इस जनता ने चुनाव जिताया, मेरे परिवार ने चुनाव जिताया, जीते हुए प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है और एक हारे हुए व्यक्ति को चुनाव लड़वाती है, ये कहाँ का इंसाफ है? जरा बताइएगा मुझे। और उसके बाद मुझे लगता है, और मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा कि अब तो पूरा परिवार निकल आया है, क्योंकि हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते कि हम परिवार पर टिप्पणी करें, लेकिन क्योंकि हम तो गांव के गरीब किसान की बेटी है तो हम तो चूल्हा चलाना भी जानते, लेकिन हमने देखा कुछ लोग वोट लेने के लिए चूल्हा जलाना सीख रहे हैं, चूल्हे की रोटी खाना सीख रहे हैं। वाह, हमें तो भगवान ने पहले ही कि भैया चूल्हे की रोटी खाएंगे तो ज्यादा लंबे जिएंगे, गैस की रोटी खाएंगे तो अपच हो जाएगी। क्यों दादा, ऐसा ही है, अपच हो जाती है। तो आज लेकिन इनको कौन बताए, एक गरीब बहन कहती है कि मुझे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन तो मिला, लेकिन चूल्हे पे रोटी क्यों बना रही है वो? तब जो है मोदी जी को याद नहीं आता कि इसका धुआं जाकर के बहनों के फेफड़े और गुर्दे खराब हो रहे हैं। 450 का जो टंकी का वादा किया था, हमारी गरीब बहनें 1000-1200 में टंकी ही नहीं भरवा पा रही, तो उनकी दशा तो वैसे ही की वैसी है। अब आपने क्या लाडली बहनों का भला कर दिया, और लाडली बहनों का भला किया, उसके बाद जो लाडले मम्मा थे या बच्चा थे लाडली बहन के, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पोस्टरों से उड़ाया। दिखाओ ना। तो मेरे भाई, मेरे माता पिता, मैं आप सबसे हमेशा जुड़ी रहूंगी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 400 पार आप मुझे करवा दीजिए, मैं संविधान बदल दूंगा, 400 पार आप मुझे करवा दीजिए, मैं विपक्ष का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर आप बुद्धिजीवी हैं और मेरे युवा पढ़े लिखे समझदार हैं और नहीं भी है तो इतनी समझ तो रखते होंगे कि अगर विपक्ष को मिटा दिया जाएगा तो गरीब किसान, युवा और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र ही मर चुका होगा। और आज आजादी के बाद ये भारत देश की सुंदरता है कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही बने तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी सत्ता चली, लेकिन कभी भी 5 साल सत्ता नहीं चल पाई और वहां पे सैनिक यानी कि उनके सुरक्षा बल के जो है आर्मी कंट्रोल कर लेती है सरकार को, और फिर जनता से जो करवाना हो वो करवाती है। तो क्या आप सब भी यही चाहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? वो कहती है, हर आप नेता को सुनिएगा, अभी मैंने यही सुना, कई भाइयों को डराया धमकाया जा रहा है कि एजेंट बनकर नहीं बैठे। अरे तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम्हें इतनी पावर किसने दे दी? इसी जनता ने पावर दी है, इन्हीं लोगों ने पावर दी है कि आज तुम अपनी मर्यादाओं को गिरा करके, लोकतंत्र की हत्या करके आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट नहीं होने चाहिए। कल्पना करना, जिस दिन विपक्ष मिट जाएगा तो इस गरीब, असहायों, दलित, बच्चों, शोषित और पिछड़ों की आवाज को कौन रखेगा? अगर विपक्ष नहीं रखे, विपक्ष नहीं रहेगा तो इस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये लोगों के घरों में सीबीआई, ईडी और पुलिस प्रशासन जो मेरे कार्यकर्ता है, कई जिनका कोई आरोप नहीं है, उन पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, लेकिन इनकी आताताई मुझे लगता है अब नहीं चलेगी। और आप सब इस बात का जवाब देंगे आप सब जवाब कि नहीं देंगे? हो या जंग, भरपूर होना चाहिए। तो आप सब भी मुझे लगता है या तो इश्क करें या जंग लड़े या फिर नफरत, जो भी करे भरपूर करिएगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो कांग्रेस को इतने वोट दीजिएगा, इतने वोट दीजिएगा कि इनको समझ में आ जाए कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए देश का बच्चा खड़ा हुआ है। आपने
के साथ होंगे। और इसी के साथ चूंकि मैं ये कहती हूँ कि जो कांग्रेस का वचन है वही हमारा शासन होगा, तो इस शासन की गाथा मेरे मध्य प्रदेश और गुना शिवपुरी के लोकसभा के माता पिता और मेरे भाई लिखेंगे। मैं ये मुझे लगता है आप सबकी आंखों में देखकर कि शायद इस बार आप जो है सच्चाई का साथ देंगे, विश्वास की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये नफरत की आग को हमें मिटाना होगा, इस नफरत की आग को मिटाना होगा। और मैं ये स्वयं कहती हूँ कि सार मेरी साधना का पूर्ण होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। मैं यही अपील करते हुए आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मेरे भाई यादवेंद्र सिंह जी के लिए आप सब खुद यादवेंद्र सिंह बनके, रोशनी दीदी बनके और कांग्रेस के बटन को भरपूर दबाइएगा। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता या कर्मठ कार्यकर्ता या आम जनता की आवाज वही होती है। अगर ये हमें जेल में डालने की धमकी देते हैं तो हमें वो भी मंजूर है, वो भी मंजूर है। लेकिन इस बार परिवर्तन होगा, तो आप सब एक नारा मेरे साथ लगाएंगे, बीजेपी हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। मैं बोलूंगी बीजेपी हटाएंगे, आप बोलेंगे कांग्रेस को लाएंगे। बीजेपी हटाएंगे, बीजेपी कांग्रेस को लाएंगे। अभी देखिए चूंकि समय हो रहा है, इन लोगों को सभा में जाना है और चूंकि धर्म पे भी जिंदाबाद। जब देश को ही बेच बेच कर खाएंगे कैसे आएंगे, तालियां बजाएंगे सब। जब देश को ही बेच बेच कर खाएंगे कैसे आएंगे,